डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल मॉडिफाइड इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद मैंने लिखवा दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन और समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से होती है। उसके बाद एक रिलेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब आपने पढ़ा तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एक साइनसोइडल कर्व है जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। और कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? परपेंडिकुलर करते हैं। तो इस तरीके से वो परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करते हैं। अगर ये E है, ये B है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, ये ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है और ये ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है, ऐसे इस तरीके से। दोनों की जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या है? वो x है, बट E जो है वो y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, जबकि B जो है वो z एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन अगर आप देखोगे तो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों की क्या है कि अलग अलग एक्सिस पे है, पर अगर दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखोगे तो वो क्या है? सेम डायरेक्शन है, दैट मीन्स एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वो क्या करेगा? प्रोपगेट करेगा दोनों की डायरेक्शन जो हो। नाउ द केस इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो वेव इक्वेशन है जो हमने 11th में भी पढ़ी हुई है, उसी तरीके से यहाँ पे भी इक्वेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की देखोगे जो कि किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? ई नोट। ई नोट क्या होगी यहाँ पे? पीक वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड। कर्व कैसा है? साइन कर्व है, यानी साइन वेरिएशन है, तो साइन। और अंदर जो आएगा वो आ जाएगा आपका, या तो ओमेगा को कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा टी माइनस एक्स बाय सी, ये अंदर बच जाएगा। तो ये इक्वेशन बन सकती है। इसको आप आगे करो तो फर्दर ये बना सकते हो आप, ई इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय सी। और क्या चेंजेस कर सकते हो? देखो इक्वेशन किस तरीके से, क्या क्या मतलब फॉर्म हो सकते हैं इक्वेशन के, वो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो क्वेश्चन इस इक्वेशन से आ जाते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज से आ जाते हैं। तो अगर और फॉर्म बनाओगे तो एज आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी और 2 पाई न्यू होता है 2 पाई बाई टी और 2 पाई न्यू होता है। अब इसमें से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। 2 पाई न्यू पढ़ोगे तब भी बात आपकी लैम्डा आना है, तो अगर आप पुट करते हो तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी ई वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी? ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी के ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी एक्स बाय सी। टाइम इंटू स्पीड। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो यहाँ पे वेव की बात हो रही, तो वेव के अंदर डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? वेव को किससे डिनोट करते हैं? वेव की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एनीवन? वेव की डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ यानी लैम्डा। तो इस टी सी की जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। इस ओमेगा की जगह भी आप 2 पाई बाई टी पुट कर दो तो ई वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? साइन 2 पाई बाई टी टी माइनस 2 पाई
एक्स अपॉन में लैम्डा, ठीक है। जहाँ पे 2 पाई और लैम्डा क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो एक तरीके से इक्वेशन आपकी बन सकती है ई नॉट साइन 2 पाई बाई टी है तो इसको ओमेगा लिख सकते हो, कोई चेंज तो हुआ नहीं है। और 2 पाई बाय लैम्डा को हम क्या लिखते हैं, के एक्स, स्मॉल के एक्स, यह आ गया वेयर के क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। ये आपने 11th में पढ़ा था। इस के को क्या कहते हैं, इस के को क्या कहते हैं, इस के को क्या बोला जाता है, नहीं याद, प्रोपगेशन कांस्टेंट। याद आया किसी को, किसी को नहीं आया, 11th बिल्कुल ही भुला के बैठे हुए हो। प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये के है, ये फॉर्म बन गई। स्टार्ट हमने इस फॉर्म से किया था, खत्म हमने इस फॉर्म में करी। तो सेम तरीका मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हो सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो तो किस एक्सिस में, अच्छा अब आप देखोगे, अभी रुको, ये तो चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। अच्छा अभी जो बच्चे बाद में आए हैं, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तक पढ़ा था, और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक तरीके की साइनोसोडियल कर्व है, यानी साइन कर्व है, साइन वेरिएशन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही सेम टाइम पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दोनों की जो वाइब्रेशन है वो डिफरेंट एक्सिस पे होती है, जबकि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या है, सेम पे है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, वो सेम है। तो दोनों वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, और दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो एक्स एक्सिस में है, ओके। तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन है, जो हमने 11th में भी पढ़ी थी, उस वेव इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसमें से वेव इक्वेशन ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट यानी कि मैग्नीट्यूड, साइन यानी साइन वेरिएशन, और ये उनके फेज को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि उसकी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ओमेगा टी माइनस एक्स, फिर उसको हमने और मॉडिफाई यानी कि ओपन करके मॉडिफाई करके इक्वेशन बनाई है, जिसमें ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई सी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है और 2 पाई न्यू भी होता है। आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, लास्ट में आपका फॉर्मूला यही बनेगा। मैंने 2 पाई बाई टी पुट करी है ओमेगा की जगह पे, ओमेगा की जगह पे मैंने 2 पाई बाई टी पुट कर दिया, एंड टाइम इनटू स्पीड यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। ये मैं लिख देता हूँ, टाइम इनटू में सी, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपका टाइम इनटू में सी, जिसकी वैल्यू हमने टी और सी के जगह पे वेवलेंथ पुट कर दिया है, और 2 पाई बाय लैम्डा को हमने के लेट किया है, विच इज प्रोपगेशन कांस्टेंट। आई होप सबको क्लियर है। इफ किसी को भी डाउट है तो वो पूछ ले। कशिश क्लियर है? सर सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? मानसी क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये था इक्वेशन आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। इसी तरीके से सेम तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बना सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, जेड एक्सिस में, तो आपने यहाँ जेड लिख दिया, इक्वेशन सेम बनेगी, ई नोट की जगह बी नोट आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। सारे फॉर्मेशन फॉर्मेट वही हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नाउ आप देखोगे, आपने देखा कि y और z चेंज हो गया, बट ये x चेंज नहीं हो रहा है। ये x क्या शो कर रहा है, ये x शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की, जो वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, x डायरेक्शन में प्रोपगेशन है, इसलिए दोनों में x आ रहा है। अगर यही
इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाई एक्सिस में होती तो यहाँ पे वाई आता, ठीक है। अगर जेड एक्सिस में होती है तो यहाँ जेड आता। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बताइए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, तो आपको यही देख के पता लगाना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है इक्वेशन, ठीक है। किसी को यहाँ तक डाउट है तो पूछिए, वरना जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो जाए तो बोल देना डन। डन सर। डन सर। टेस्ट आप लोगों ने दिया, टेस्ट कैसा था? किसी को टेस्ट में ज़्यादा दिक्कत हुई हो? यहाँ सभी ने टेस्ट दिया है सिवाय चंचल के। चंचल ने टेस्ट नहीं दिया है। और सर टाइम कम था पेपर में। पेपर में टाइम कम था, मैं वो जानबूझ के देता हूँ ताकि आप लोग आंसर ढूंढने में इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ आंसर लिखने में टाइम लगाएं। आई होप आप लोग ईमानदारी से टेस्ट देते होंगे। ईमानदारी से दोगे Yes, तो ही sir. आप लोगों का फायदा है। बाकी अगर व्हाट्सअप का यूज़ करके एक दूसरे से आंसर पास करके अगर लिख रहे होंगे तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप ही लोगों का नुकसान है। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट बनाता हूँ, आप लोग अगर ईमानदारी से दोगे तो आप ही का बेनिफिट होगा, चाहे कम आए ज़्यादा आए, अच्छे से प्रिपेयर करके दीजिए, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आई गेस सभी ने। सर आप टेस्ट गूगल क्लासरूम पे देते हो? हाँ जी, गूगल क्लासरूम में लेते हैं। ठीक है। मैं कोड भेज दूंगा आपको, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये था इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ मेरे को कोई ये बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है विद स्पीड ऑफ लाइट। वो रिलेशन क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, वो मेरे को आप बताएंगे। कोई बताता है? जल्दी से। आता है तो फटाफट बोलेंगे, नहीं आता है तो प्लीज बोल दे नहीं आता है। आता है तो बताएं, और अगर ट्राई करना है तो ट्राई भी करें। आप लोग ट्राई भी नहीं करते हैं। सोनिया बोल रही थी कुछ। ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी होता है। हाँ, वेरी गुड। C इज इक्वल टू E बाय बी, ये एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में विद स्पीड ऑफ लाइट। इस रिलेशन का यहाँ पे बहुत यूज होगा बिकॉज ये एक तरीका है। और दूसरा वे में देखें, अगर मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड वे में देखें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा E नोट बाय बी नोट, जिसको हम क्या बोलते थे सोनिया? इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? ये मैंने आई गेस चैप्टर 4 में पढ़ाया था, साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन जिस चैप्टर में, यानी चैप्टर 4 में ये टॉपिक मैंने पढ़ाया होगा। टॉपिक इसका नाम क्या था, कोई बताएगा? एनीवन, एनी गेसेस? वेलोसिटी सिलेक्टर वाला था सर। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। वेलोसिटी सिलेक्टर, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक बीम ऑफ लाइट को रिलीज की जाती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों का सेटअप इस तरीके से किया जाता था कि वो जो हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए उसी के बराबर वो पार्टिकल निकल के आए और बाकी सारे डेविएट हो जाए। ये बहुत अच्छे से सिखाया था, आप अगर किसी को दोबारा देखना हो तो वो क्लास जाके देख सकता है। वेलोसिटी सिलेक्टर,
तो इसका यहाँ पे यूज होगा। अब इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज इस तरीके से होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाएगी या उसकी इक्वेशन दे दी जाएगी, और आपसे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ सकता है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पूछ लेगा, या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पूछ लेगा। तो उसके लिए आपके लिए जो हेल्प करेगा वो ये इक्वेशन करेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको सारी वैल्यूज सेम दिखेंगी, जस्ट बी नोड और ई नोड की जगह पे सारी वैल्यूज सेम है, जस्ट ई नोड की जगह बी नोड आ गया है। तो अब ये दोनों वैल्यूज अगर निकालनी है एक दूसरे से, तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। तो इसको आप नोट कर लें, जिसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इजी है, ये आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो, बट मैं जल्दी जल्दी लिखवा देता हूँ क्योंकि चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, तो वी हैव इनफ टाइम। तो जल्दी से लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the electromagnetic waves are produced by accelerated or oscillating charge. पहला, the electromagnetic wave are produced by accelerated or oscillating charge. जल्दी जल्दी लिखेंगे। The electromagnetic waves are produced by accelerated or oscillating charge. Second point, these waves do not require any material medium for propagation. These waves do not require any material medium for propagation, यानी इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे लाइट है, जो सन से लाइट आती है, वो एक टाइप की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसको सन से अर्थ तक आने में बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, बट फिर भी वो अर्थ तक आती है। ये एक्सरे हैं, गामा रेज हैं, रेडिएशन जितनी भी हैं, तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो बिना किसी मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी ट्रैवल कर सकते हैं। प्रोपोगेशन करना मतलब ट्रैवल करना। थर्ड पॉइंट, these waves travel in free space with speed of light. These waves travel in free space with speed of light which is equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये ब्रैकेट में लिख लेंगे। 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, गिवन बाय द रिलेशन। किस रिलेशन के बेस पे है? गिवन बाय द रिलेशन c इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट वेयर क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी। कशिश ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जब आप चैप्टर्स करोगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप करोगे, फोर्थ चैप्टर करोगे, तो आपको वहां पे ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। गिवन बाय द रिलेशन c इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। सभी को ये वैल्यूज पता होगी जिन्होंने चैप्टर 4 5 अच्छे से कर लिया है। रचित कितने चैप्टर हो गए? फोर्थ खत्म हुआ। रचित सर 1-2 क्लास रहती है उसकी, फोर्थ की, बाकी कर दिया। जल्दी खत्म करो। मोहित आप साथ में ही चल रहे हो या आपके भी चैप्टर रह रहे हैं? सर साथ में चल रहा हूँ, 7th वाला में हुआ बस। हाँ जल्दी खत्म करो 7th को भी। ये हो गए, थर्ड पॉइंट हो गया।
3 हो गए और लिख लो the direction of variation the direction of variation of electric the direction of variation of electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other. The direction of variation of electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation as well as perpendicular to the direction of propagation as well as perpendicular to the direction of propagation of waves. Therefore, electromagnetic waves therefore electromagnetic waves are therefore electromagnetic waves are transverse in nature. वेव दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. Therefore, electromagnetic waves are transverse in nature like light waves. Light, L-I-G-H-T, light waves. सर रिपीट कर दो. The direction of variation of electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of waves as well as perpendicular to the direction of propagation of waves. Therefore, electromagnetic waves are transverse in nature like light waves. Therefore, electromagnetic waves are transverse in nature like light waves. The electromagnetic waves, next point, the electromagnetic waves में points बहुत सारे हैं, मैं बस जो important है वो लिखवा रहा हूँ. और भी points हो सकते हैं, एग्जाम में 2-3 पूछे जाते हैं और बहुत से तो सिलेबस में से कट भी गए होंगे और लास्ट ईयर भी कटे हुए हैं, हर साल कुछ ना कुछ कटता ही रहता है. The electromagnetic waves carry energy which is divided equally. The electromagnetic waves are carry energy which is divided equally between the electromagnetic waves carry energy which is divided equally between electric field and magnetic field vectors. Electric field and magnetic field vectors. एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है और इन वैक्यूम एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आप कह सकते हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, ये दो एनर्जी के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं पहले चैप्टर्स में, जिसमें से अगर आप इन वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक के लिए है उसके लिए जो फॉर्मूला है जिसको हम एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इसको यूं लिख लो, एनर्जी डेंसिटी जो कि क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, और इसका क्या हो जाता है स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है फॉर एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और यही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर. ध्यान रखना इन वैक्यूम, इसको आप लिख लीजिए इन वैक्यूम एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो इसको. क्या बोलिए आप, एनर्जी डेंसिटी. यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है उनमें जो एनर्जी होती है उन एनर्जी का अगर हम डेंसिटी निकालें तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है. ठीक है, यानी ये एनर्जी डेंसिटी है. तो ये हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये हो जाएगा फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटीज हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर आप टोटल निकालो तो आपको क्या करना है कि ये दोनों जो एनर्जीज हैं, ये दोनों एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि इन दोनों का सम निकालोगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टोटल एनर्जी मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहो किसमें, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको जस्ट क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, नथिंग एल्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इन दोनों की वैल्यू जो है, ये एनर्जी डेंसिटी जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक लास्ट ईयर भी नहीं था और इससे रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आगे के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए समझना जरूरी है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है इसमें। इस फॉर्मूले में ये जो एनर्जी डेंसिटीज हैं, दोनों में वेरिएबल्स अलग अलग हैं, बट अगर इनकी एनर्जी आप कैलकुलेट करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो ये एनर्जी सेम आती है, यानी कि इक्वल आती है। ठीक है, अब इक्वल आती है, इक्वल आने का मतलब है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इक्वल। इस तरीके से देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी डेंसिटी है वो दोनों की क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसको कैसे कह सकते हो कि इक्वल होती है, ये हम सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका अगर आप देखें तो इसमें जो रिलेशन यूज होगा, वो रिलेशन क्या यूज होगा, लेट्स से कि अगर मैं आपके पास यू बी है जो कि होता है 1/2 म्यू नॉट, 1/2 म्यू नॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर, क्योंकि हम ये एवरेज निकाल रहे हैं तो आरएमएस ले लेते हैं या बी का स्क्वायर ले लेते हैं। अब रिलेशन जो अभी आपने पढ़ा था, C इज इक्वल टू क्या होता है, E बाय बी होता है C इज इक्वल टू क्या होता है, E बाय बी होता है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, E बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय सी स्क्वायर हो जाएगा। तो B की जगह पे मैंने E बाय सी स्क्वायर को पुट करा, तो यह आ गया E स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। बी की जगह पे मैंने पुट कर दिया, बी की जगह पे पुट कर दिया ई बाय सी। ओके, क्या पुट कर दिया, ए बाय सी। नाउ ये रिलेशन देखिए, ये वाला, ये रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/सी स्क्वायर। तो 1/सी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने पुट कर दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट सी स्क्वायर, तो हट जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई स्टेप में नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। यहाँ पे क्या किया, b की जगह पे e बाई सी पुट कर दिया, और इस रिलेशन के बेस पे सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/सी स्क्वायर, जो 1/सी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से।
ये ध्यान रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी के साथ दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला आरएमएस के बेस पे भी सॉल्व किया हो सकता है। अगर मान लो अगर आप कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये जो बी है ये एवरेज वैल्यू है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये ध्यान रखना आरएमएस है। बी आरएमएस ई आरएमएस, ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो इस वजह से, क्योंकि कशिश है जिसको हो सकता है अभी वो चैप्टर 7 नहीं पढ़ा है इस वजह से। बाकी जिन आप सभी ने चैप्टर 7 पढ़ा हुआ है तो ये बी आर एम एस और ई आर एम एस है, तो बी आर एम एस और ई आर एम एस की वैल्यू आप जानते हो, बी नॉट बाय रूट टू और ई नॉट बाय रूट टू। कशिश आप चैप्टर 7 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि आर एम एस क्या है और आर एम एस की वैल्यू क्या होती है। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आया तो हमें बी की आर एम एस की जगह बी नॉट बाय रूट टू पुट करना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, ओके कशिश? ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी किसी भी लाइन में किसी भी पॉइंट में? नो सर। चलिए फिर सबको आ गया अच्छे से समझ में, अच्छी बात है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। चैप्टर बहुत इजी है, तो आई गेस अगर आप एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मार्क्स नहीं कटने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर मतलब कहते हैं कि अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इजी चैप्टर्स पहले प्रिपेयर करो, टफ चैप्टर्स बाद में प्रिपेयर करा करो, क्योंकि क्योंकि आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो टाइम आपको ज़्यादा टफ चैप्टर से लगता है, तो इसलिए इजी चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करके रखो कि उसको बार बार ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, तो आप ज़्यादा टाइम फिर जो आपके लिए टफ लगता है उन चैप्टर्स पे दें। स्टडीज़ बनाने की थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बनाएं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है, पर सेल्फ स्टडी जरूर करें, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपके डाउट्स आएंगे और उतने ज़्यादा आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाओगे। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रिकनेक्ट कर लेंगे, मैं दोबारा से रीहोस्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नेक्स्ट टॉपिक। डिफाइन करेंगे द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन of electromagnetic radiation according to their wavelength or frequency. The orderly distribution of electromagnetic radiation, the orderly distribution of electromagnetic radiation according to their wavelength or frequency, according to their wavelength or frequency is called the electromagnetic spectrum. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक तरीके की अरेंजमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज किया जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कितने? 7 रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। बहुत चार्ट्स में आपको गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कोई चार्ट, कोई बुक्स रेफरेंस बुक फ्रीक्वेंसी के अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर रखते हैं, कोई बुक्स वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स चलते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज़ है। तो आपको बेसिकली स्पेक्ट्रम में ये मैंने बताया भी था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज
इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्रोडक्शन और डिटेक्शन, ये यूज जरूर आता है। और यूजेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे सादा वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है, रेडियो वेव्स की होती है। देन माइक्रोवेव, ये ऑर्डर आप लिख लो, रेडियो वेव्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, आप इस तरीके से लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और उसमें लिखिए रेडियो वेव्स लेस देन माइक्रो, ग्रेटर देन माइक्रोवेव, greater than infrared, greater than visible light, greater than ultraviolet, greater than x-ray, greater than gamma rays। यानी गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वहीं रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरीके से आप इस ऑर्डर को याद करके रख सकते हैं, ठीक है। सर अल्ट्रावायलेट के बाद ultraviolet, then X-ray, then gamma ray। Radio सर wave, माइक्रोवेव radio wave greater than microwave, greater than infrared, greater than ultraviolet, sorry, microwave, infrared, visible light, sorry visible light भूल गया मैं, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, एक्सरे, गामा रे, ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। हाईएस्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स, लोएस्ट वेवलेंथ गामा रे। इसका ये रिवर्स, इन्वर्स कर दो, रिवर्स कर दो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये तो हो गए, और फ्रीक्वेंसी में आपको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रेंज याद कर लो, यानी 10⁻⁴ की रेंज याद कर लो कि जैसे रेडियो वेव है वो जो है 0.32 6 इंटू 10⁻² तक होता है, तो यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि 10⁻² पावर से स्टार्टिंग है मेनली, फिर उसके बाद 10⁻³ से 0.3 तक क्या है, वैल्यू क्या है, ये आ गई आपकी माइक्रोवेव। इस तरीके से रेंज आप 10⁻⁴ में वैल्यूज को लर्न कर लो, क्योंकि अगर आप वैल्यूज में जाओगे, एग्जैक्ट वैल्यू में जाओगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। 10 की पावर में अगर याद करोगे तो इजीली लर्न कर लोगे, ठीक है। तो हम एक एक वेव को देख लेते हैं जल्दी से। पहला रेडियो वेव, रेडियो वेव फर्स्ट मेन, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो वेव्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं वन बाय वन। रेडियो वेव, हाईएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, uses the various frequency range are used for different types of wireless communication system as mentioned below। तो बेसिकली रेडियो वेव्स क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होते हैं, जितने भी मोस्टली कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, एफएम रेडियो जो होते हैं, कमर्शियल एफएम रेडियोज होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, टेलीविजन है, इन सब जगह पे रेडियो वेव्स का यूज होता है, ठीक है। ये मैं यूजेस बता रहा हूँ। एक चार्ट की इमेज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, उस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लो, और जो नोट्स आप जहां भी बना रहे हो उन पे इसको उतार लेंगे, मतलब नोट करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि इमेज देख ली बात खत्म, फिर आप मेरे से दोबारा मांगो, दोबारा नहीं दूंगा, इसलिए कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और जिसने दोबारा मांगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरी बातों को अहम ही लेता है, ध्यान नहीं देता बातों को, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद या 1 घंटे बाद इमेज भेजूंगा, उसको नोट्स पे उतार लेना चार्ट को। रेडियो वेव्स यूजेस, नेक्स्ट माइक्रोवेव। माइक्रोवेव are the electromagnetic waves of frequency range 1 GHz to 300 GHz. They are produced by special vacuum tubes, namely klystrons, magnetrons, gun diodes. Uses, microwave are used in radar system for aircraft navigation, यानी radar system में microwave का use होता है। Radar using microwave can help in detecting the speed of tennis ball, cricket ball, automobile while in motion, यानी कि इतनी मोशन मतलब इतनी स्पीड में भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करा हुआ तब भी रेडार उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है।
Microwave ovens are used for cooking purpose. Microwave are used for observing the movement of trains on rail while sitting in microwave operated control rooms. ठीक है, तो माइक्रोवेव के जरिए हम ट्रेन का मूवमेंट भी कैच करते हैं. नेक्स्ट है इंफ्रारेड. इंफ्रारेड आर डिस्कवर्ड, ये तो चलो ये विजिबल लाइट्स हैं. फ्रीक्वेंसी रेंज 3 into 10 raised to power 11 hertz to 4 into 10 raised to power 14 hertz. Infrared waves sometimes are called heat waves. ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स आप बेसिकली ध्यान देना, ये मैंने पहले आई गेस पता नहीं बताया कि नहीं. इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हीट वेव्स कह सकते हो, यानी कि बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट होता है तो उसमें से जो हीट वेव्स निकलती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं. यानी कि इवन हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है. तो हमारी ह्यूमन बॉडीज में से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं, जिसकी वजह से आप बॉर्डर्स में जो सोल्जर्स हैं वो इसी बेस पे डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोई ह्यूमन मूवमेंट तो नहीं हो रही है. उनके पास बाइनोकुलर्स होते हैं, स्पेशल इंफ्रारेड बाइनोकुलर्स होते हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेते हैं. इसकी वजह से काफ़ी बॉर्डर्स पे काफ़ी मतलब मस्ती करते हैं बॉर्डर्स पे, मतलब क्या कहते हैं, पिक्स छोड़ दिए जाते हैं बॉर्डर पे, तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि ह्यूमन मूवमेंट है तो आप हरकत में आते हो, तो इस तरीके से परेशान भी किए जाते हैं. तो इस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है. यूजेस क्या हैं इन फिजिकल थेरेपी? टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन, यानी मस्कुलर स्ट्रेन अगर आ गया तो वहाँ पे फिजिकल थेरेपी के लिए यूज होता है इंफ्रारेड का. टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल्स, सैटेलाइट्स को सोलर एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फॉग स्मॉग के टाइम पे फोटोग्राफ्स लेने में हेल्प करता है इंफ्रारेड. ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लांट्स को वार्म रखने के लिए. ये कुछ यूजेस हैं. सोलर वाटर हीटर एंड कुकर्स, इन जगह पे इंफ्रारेड का यूज होता है. विजिबल लाइट, यानी जितनी भी विजिबल लाइट हैं, सन से जो लाइट आ रही है वो सारी विजिबल लाइट्स होगी. अल्ट्रा वायलेट रेज, इसका मेन जो यूज है checking the mineral samples through the property of ultraviolet rays causing fluorescence. In the study of molecular structure and arrangement of electrons in the external cell through, यानी कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है. टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया फॉर स्टेरिलाइजिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आप देख रहे हो कि आजकल जो जितने भी स्टेरिलाइजर आ रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट आ रहे हैं, वो ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट ही हैं. DRDO, इसरो, ये सब जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन डिवाइसेस को इन्वेंट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें अल्ट्रावायलेट का हाईली यूज होता है. और कहा जाता है कि जब अल्ट्रावायलेट यूज होता है तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्किन डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकता है ह्यूमन में. इस तरीके से स्टेरिलाइज किया जाता है, बैक्टीरिया को मारा जाता है, वायरस को मारा जा सकता है अल्ट्रावायलेट से. ठीक है, टू प्रिजर्व द फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है. एक्सरे जो है इसका यूज होता है इन सर्जरी. मोस्टली आप देखते हैं जो स्ट्रक्चर होते हैं, बोन स्ट्रक्चर, फ्रैक्चर, इन सब का यूज होता है. इन इंजीनियरिंग, रेडियोथेरेपी, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, इन इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च, इन सब में एक्सरे का यूज होता है. गामा रेज का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर. प्रिजर्व द फूड स्टफ्स टू लॉन्ग टाइम और प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन. प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस. एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में अगर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो भी हम गामा रेज के बारे में पढ़ते हैं. तो ये थी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनमें एग्जाम में मोस्टली पूछा जा सकता है कि आपको एक फ्रिक्वेंसी रेंज दे देंगे या वेवलेंथ रेंज दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए कि ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. देन उसी के बेस पे पूछ लेंगे कि इसके दो यूजेस भी बता दीजिए. तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका रेडिएशन रेंज,
फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज और यूजेस, इन जगह से यूज है। बहुत रेयरली होगा क्या तो आपसे प्रोडक्शन कैसे प्रोडक्ट करते हैं डिटेक्ट करते हैं पूछ लेगा, बट बहुत रेयरली पूछता है। फ्रिक्वेंटली जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि यूजेस क्या है और फ्रिक्वेंसी रेंज एंड वेवलेंथ रेंज, ये पूछा जा सकता है। तो ये जरूर याद करना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में इसमें जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उस न्यूमेरिकल को करेंगे हम, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं, और एक चार्ट में जो भेजूंगा वो आप लोगों को लर्न करना होगा और नोट्स में नोट डाउन करना होगा, कॉपीज में जो भी आपकी नोटबुक है। तो अब इस चैप्टर से लेके किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। कशिश कोई डाउट? नो सर। और किसी को कोई डाउट? नहीं है मतलब क्या दिक्कत होगी क्वेश्चन 3 में? क्वेश्चन 3 में क्या दिक्कत होगी? सर वो कॉपर वाला वो समझ में नहीं आया था। एक मिनट। Two identical loops, one of copper and another constant, are removed from a magnetic field within the same time interval. In which loop the induced current be greater? तो दो लूप्स हैं, कॉपर का है, एक कांस्टेंट कोई अनदर मटेरियल है, और दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में से निकाला गया है सेम टाइम में, सेम टाइम इंटरवल में। तो आपको ये बताना है कि किस लूप में इंड्यूस करंट ज़्यादा होगा, इंड्यूस करंट किस में ज़्यादा होगा, ये बताना था आपको। तो इसके लिए आपको रेजिस्टेंस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉपर में ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस के बेस पे इसका आंसर है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है आई गेस? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। Have a nice day, sir. सेम टू यू।